नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं खबर जिन पर नजर। कश्मीर के मसले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला अपने किसी न किसी बयान को लेकर अक्सर विवादों से घिरे रहते हैं। इस बार फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनके हिसाब से देश की विभाजनकारी ताकतों से लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए। आखिर उन्होंने कांग्रेस को लेकर ये बात क्यों कही, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेता फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं एक मजबूत कांग्रेस चाहता हूं और कांग्रेस को एकजुट होना होगा ताकि देश को बांटने वाली ताकतों से लड़ा जा सके। देश में कई चीजों को ठीक करने के लिए आम जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। देश में जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए लोग कांग्रेस से उम्मीद लगाए बैठे हैं। यही वजह है कि अब पार्टी को मजबूत होना बेहद ही जरूरी हो गया है। उन्होंने आगे बताया कि सच्चाई यह है कि हम देख सकते हैं कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। हम पहले भी इकट्ठा हुए थे और अब हमें एक साथ मिलकर कांग्रेस को मजबूत करना है। बता दें कि जम्मू में राज्यसभा के पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के 23 ऐसे नेता शामिल हुए थे जिन्हें पार्टी अकालमान से संतुष्ट बताया जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान से नाराज इन सीनियर नेताओं को G23 का नाम दिया गया है। इन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में पार्टी को चलाने के तौर तरीकों पर सवाल उठाए थे। फारूक अब्दुल्ला का ये बयान तब सामने आया जब कांग्रेस में खुलेआम बगावत देखने को मिल रही है। वहीं इस कार्यक्रम में कपिल सिब्बल ने भी कहा था कि सच है कि हम कांग्रेस पार्टी को कमजोर होते देख रहे हैं। खैर, फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद हर तरफ हलचल हो गई है और कई बड़े नेता इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। स्पेशल डेस्क, प्राइम टीवी। ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिसे एक चलता फिरता टीवी और सिनेमा घर भी कहा जाता है, फिल्में और शोज के शौकीन लोगों का एक पसंदीदा प्लेटफॉर्म, जिसके देश में आने के बाद से फिल्मी जगत में एक बड़ा बदलाव दिखाई दिया और लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को खूब सपोर्ट भी किया। लेकिन ज्यादा मशहूर होने पर अक्सर ज्यादा विवाद पैदा कर देता है। कुछ ऐसा ही हाल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का भी हुआ है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म यूजर हैं और उस पर अपनी पसंदीदा फिल्में और शोज देखना पसंद करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े कुछ नए नियमों को लागू कर दिया है। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स नई गाइडलाइंस के साथ आएंगे और नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी अब वेब शोज और फिल्मों की ग्रेडिंग होगी। सरकार ने इन सभी प्लेटफॉर्म की स्वतंत्रता को सीमित करते हुए इन सब पर दिखाए जाने वाले आपत्तिजनक और विवादित कंटेंट पर रोक लगाने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में नेशनल मीडिया सेंटर में इसके बारे में जानकारी दी। लोगों का इन प्लेटफॉर्म्स का जमकर विरोध किए जाने की वजह से ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लगातार विवादों में घिरते जा रहे थे। साथ ही सरकार ने इन पर दिखाए जाने वाले कंटेंट की ग्रेडिंग 6 कैटेगरी में की है, जिसमें यू यानी कि यूनिवर्सल, U/A सामान्य दर्शकों के लिए, U/A 7+ यानी कि 7 साल से अधिक उम्र के लिए, U/A 13+ यानी कि 13 साल से अधिक उम्र के लिए, U/A 16+ 16 से अधिक उम्र के लिए और A यानी कि एडल्ट्स के लिए।
OTT प्लेटफॉर्म पर लगाए गए इन फिल्टर्स को लोग अपनी उम्र के हिसाब से एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही अब एक और बड़ा बदलाव हुआ है कि अब नेटफ्लिक्स जैसी OTT कंपनियों को अधिकारियों द्वारा आपत्तिजनक कंटेंट को 36 घंटे के भीतर हटाना होगा। और अगर बात अश्लील कंटेंट की जाए तो यह समय घटकर 34 घंटे हो जाता है। OTT और डिजिटल न्यूज मीडिया को अपने बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी। दोनों को ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम लागू करना होगा। अब कंपनियों को एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी। इनका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है और इनकी नियुक्ति स्थानीय स्तर पर करनी होगी। इसका असर यह होगा कि सरकार अब स्थानीय स्तर पर सीधे इन मामले में निपटारा कर सकते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे विदेशी कंपनियों के स्थानीय ऑफिस भारत में होते हैं जो देश में व्यापार करते हैं। साथ ही OTT प्लेटफॉर्म्स को एक सेल्फ रेगुलेशन बॉडी भी बनानी होगी। इससे पहले भी एक बार OTT प्लेटफॉर्म के एक शो XXX सीजन 2 को लेकर बड़ा विवाद हो चुका है। आपको बता दें कि OTT प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर प्रसारित होने वाली इस वेब सीरीज में इंडियन आर्मी के जवानों और उनकी पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है, जिस पर एक्शन लेते हुए कोर्ट ने शो से आपत्तिजनक और अभद्र कंटेंट को हटाने के आदेश दिए थे। इसी के अंतर्गत केंद्र सरकार ने इन प्लेटफॉर्म पर सख्ती बढ़ा दी है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू हुआ था। वैक्सीनेशन के पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की डोज दी गई थी। वहीं 1 मार्च से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इस बीच खबर है कि प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन की कीमत 250 रुपए प्रति डोज हो सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। कहीं लाशें बिछ रही थी तो शमशान कम पड़ रहे थे। कायनात ऐसी रूठी हुई थी मानो पूरी इंसानी अस्तित्व को ही खत्म कर देगी। दुनिया मुश्किल में थी और कहीं दुआएं चल रही थी तो कहीं अजान। पूरी दुनिया उम्मीद की निगाहें लगाए आसमान की तरफ देख रही थी। गलियां सुनी, सड़कें सुनी, खेल का मैदान सुना, गांव का खलिहान सुना। हर तरफ सिर्फ मौत की आहटें थी। पहले सैकड़ों मौत, फिर हजारों मौतें। मौत की गिनती मायने रखना बंद हो गई थी। पूरी दुनिया एक दूसरे से किसी रास्ते की उम्मीद लगाए बैठी थी। महीने बीत रहे थे लेकिन मौतों का सिलसिला लगातार चलता रहा। 1 साल तक चले मौत के तांडव के बाद 16 जनवरी को देश भर में कोरोना के खिलाफ विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। वैक्सीनेशन के पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की डोज दी गई थी। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में जीतने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। देश में कोरोना टीकाकरण का काम भी जारी है। अब तक देश में 1 करोड़ 30 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 77% स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है, जबकि 70% स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन के दोनों डोज दिए जा चुके हैं। हालांकि देश के कई क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कुल 1 करोड़ 37,56,940 कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। भारत में कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए टीकाकरण अभियान चरण दर चरण आगे बढ़ता जा रहा है। अभी तक भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है, जिनमें स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स भी शामिल हैं। अब मार्च में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण यानी कि टीकाकरण 2.0 शुरू होने वाला है। सरकार ने टीकाकरण के दूसरे चरण की घोषणा कर दी है। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र वाले और किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई थी। सरकार का लक्ष्य जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का है। कोरोना टीकाकरण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों यानी कि डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिक्स और स्वास्थ्य से जुड़े लोगों को वैक्सीन दी गई है। साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी कि पुलिस कर्मियों, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सैनिक कर्मियों को भी टीका लगाया गया है।
14 लाख लोगों को टीके की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। पहले चरण के मुकाबले दूसरा चरण कुछ मामलों में अलग है। पहले चरण में सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन अब निजी अस्पतालों में भी वैक्सीन मिल पाएगी। इसके लिए लोगों को खुद भुगतान करना होगा। निजी अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इस संबंध में फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन करीब 20,000 प्राइवेट सेंटर्स पर वैक्सीन लगाई जा रही थी। करीब 20,000 प्राइवेट सेंटर्स पर वैक्सीन लगवाई जा सकती है। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जो लोग प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन का टीका लगवाएंगे उन्हें पैसे देने होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही वैक्सीन की कीमत भी बताएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सभी मंत्री पैसे देकर कोरोना का टीका लगवाएंगे। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। साल 2014 और 2019 में चुनावी हार के बाद से कांग्रेस का जनाधार घटा है। इस घटते जनाधार पर सवाल भी उठे हैं। इन सवालों की चर्चा अब कांग्रेस के अंदर भी होने लगी है। जब जम्मू में कांग्रेस के दिग्गज नेता इकट्ठा हुए तो उन्होंने कांग्रेस की कमजोर होती साख पर चर्चा की। कांग्रेस की लगातार फेल होती रणनीति और नेतृत्व पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस की लगातार हार से अब कांग्रेस के अंदर की रार साफ दिखाई देने लगी है। वहीं कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर सक्रिय नेतृत्व और व्यापक संगठनात्मक बदलाव की मांग की थी। चुनावों में कांग्रेस के लगातार खराब प्रदर्शन से पार्टी के भीतर संगठनात्मक बदलाव की मांग तेज होने लगी थी। इसी बीच कांग्रेस के शीर्ष 23 नेताओं ने पिछले साल अगस्त के महीने में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर सक्रिय नेतृत्व और व्यापक संगठनात्मक बदलाव की मांग की थी। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने चिट्ठी लिखकर हंगामा खड़ा कर दिया था। चिट्ठी लिखने वाले इन्हीं नेताओं को ग्रुप 23 या G23 कहा गया था। ग्रुप 23 कहे जाने वाले नेताओं में शामिल गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने चिट्ठी लिखने के बाद भी पार्टी नेतृत्व से चुभते सवाल पूछने बंद नहीं किए। G23 के नेताओं की लिखी गई चिट्ठी को कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी नेतृत्व और खासकर गांधी परिवार को चुनौती दिए जाने के तौर पर लिया था। वहीं कांग्रेस नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद आजाद और सिब्बल ने पार्टी की कार्यशैली की खुलकर आलोचना की थी। उन्होंने व्यापक बदलाव की मांग की थी। कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व बदलाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हुई तो राहुल गांधी ने कुछ समय के लिए पार्टी की कमान संभाल ली। मगर 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बन गईं। इसके बाद कई और राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। हाल ही में राज्यसभा से रिटायर हुए गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में G23 ग्रुप में शामिल कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी और विवेक तनखा जैसे नेता जम्मू पहुंचे। जम्मू में मौका तो था गांधी ग्लोबल फैमिली नाम के एक एनजीओ के समारोह का, लेकिन मंच का इस्तेमाल कांग्रेस के G23 ग्रुप के नेताओं ने राहुल और सोनिया गांधी को कड़ा संदेश देने के लिए किया। गुलाम नबी आजाद के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए G23 नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम के साथ कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए। कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा ने
क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही और इसलिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं और पहले भी इकट्ठा हुए थे। हम इकट्ठा होकर इसको हमें मजबूत करना है, ये तो सच्चाई की बात है। और इसके जो खुशकिस्मती है वो ये है कि हम गांधी जी की छत्र छाया में ये बात आपके सामने रख रहे हैं। गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं जो हर प्रदेश के हर जिले की जमीन असलियत को कांग्रेस को जानते हैं। क्या कांग्रेस की असलियत है, कहां है? एक बार फिर हम देख रहे हैं वो हालात। भारत को कांग्रेस की जरूरत है। ये हालत इसलिए भी बने हैं कि पिछले एक दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है। कई इनमें से मेरे साथ संगठन में भी रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से उनको स्वागत करता हूं और इस आशा के साथ एक नई लड़ाई महात्मा गांधी जी आज जीवित नहीं है, वो आशीर्वाद नहीं दे सकते, लेकिन उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनका त्याग हमारे साथ रहेगा। कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई जारी है। सभी के मन में यह सवाल है कि देश की इतनी पुरानी पार्टी के लिए आगे का रास्ता क्या होगा। क्या कांग्रेस हाईकमान G23 ग्रुप के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है? हालांकि पार्टी ने अभी तक इस तरह का कोई संकेत नहीं दिया है। कांग्रेस ने इन सब घटनाक्रमों को लेकर निराशा जरूर जाहिर की है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की रार कैसे खत्म होती है। एक मछुआरे ने समुद्र में शार्क प्रजाति की कैसी मछली की बच्ची को पकड़ा है जिसका मुंह बिल्कुल इंसानों के बच्चों की तरह है। मामला इंडोनेशिया का है जहां मछुआरे ने अजीब सी दिखने वाली शार्क मछली की बच्ची को पकड़ा है। दुनिया भर से कई हैरान करने वाली चीजें सामने आती रहती हैं। बच्चों के जन्म से जुड़े कई मामले भी हमें चौंका जाते हैं। कुछ बच्चे इतने सुंदर होते हैं कि उनसे एक पल के लिए भी नजर नहीं हटती है, तो वहीं कुछ बच्चे दुर्भाग्य से पैदा ही किसी विकार के साथ होते हैं। तो वहीं हाल ही में इंडोनेशिया से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ मछली ने इंसानों जैसी शक्ल वाले बच्चे को जन्म दिया है। सोशल मीडिया पर उसकी फोटो खूब वायरल हो रही है। के ईस्ट नुसा तेंगार प्रांत निवासी 48 वर्षीय अब्दुल्ला नूरन पेशे से मछुआरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने जाल में फंसी एक मछली की फोटो शेयर की थी। देखते ही देखते शार्क के बच्चे की फोटो वायरल हो गई। इस फोटो को देखकर सभी हैरान हो रहे हैं। दरअसल शार्क के उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल इंसानों के चेहरे से मेल खा रहा था। अब इस शार्क मछली की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीरें देखकर निश्चित तौर पर आप भी दंग रह गए होंगे कि यह कुदरत का कैसा खेल है। कथित तौर पर मछुआरे ने गलती से एक बड़ी शार्क मछली को पकड़ लिया था। हालांकि उस मछली के पेट में 3 बच्चे थे। उसमें एक छोटा शार्क मछली का चेहरा बिल्कुल किसी इंसान के चेहरे की तरह है। उसकी होंठ और आंखें भी हैं। शिशु शार्क को खोजने के बाद नूरन उसे घर ले गया और इसके परिवार ने उसे सुरक्षित रखने में मदद की। उन्होंने बताया कि उनके पड़ोसियों ने उसे इंसानी शक्ल वाली शार्क मछली को खरीदने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वहीं जानकारों का मानना है कि जन्म में जल्दी या फिर किसी कमी की वजह से शिशु शार्क की विशेषताएं विकृत हो सकती हैं।
जिसकी वजह से शार्क का बच्चा इंसानों की तरह दिखाई दे रहा है। खबर जिन पर नजर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका ही मजा आएगा। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए प्राइम टीवी।